22 अप्रैल 1954 वियतनाम डेन बिन फू में विश्व की एक महाशक्ति फ्रांस से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था। वियतनाम के सैनिक जनरल वो ग्वेन गेप के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की चौतरफा घेराबंदी करते हुए हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहे थे। फ्रांस के सैनिक पूरी तरह से घिर चुके थे, सिवाय हवाई सपोर्ट के उन तक रसद तक भी नहीं पहुंच सकती थी। उधर वियतनाम के सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि 1000 फ्रांसीसी सैनिकों को डेन बिन फू में विमान के माध्यम से उतारा जाएगा। ऐसा होने से निश्चित तौर पर फ्रांस को राहत मिल जाती, लेकिन मुश्किल थी कि फ्रांस से वियतनाम तक का सबसे छोटा हवाई रास्ता भारत से होकर जाता था। और इन हालात में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत के हवाई रास्ते से अमेरिका के विमान को उड़ने की अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद की कहानी विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में गुदी हुई है। वियतनाम ने फ्रांस को धूल चटा दिया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। पहली बार किसी देश ने उपनिवेशवाद के खिलाफ हथियारों के बल पर लड़ाई जीती थी। यह जीत उपनिवेशवाद के शिकार कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। और इस जीत की बधाई देने 1954 में ही नेहरू जी वियतनाम पहुंच गए। हनोई के आजाद होने के बाद नेहरू किसी दूसरे देश के पहले ऐसे नेता थे जो वियतनाम पहुंचे थे। हो ची मिन्ह भी हनोई की आजादी के लिए चले लंबे संघर्ष के बाद पहली बार नेहरू जी के साथ सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए। नेहरू जी ने हो ची मिन्ह को गले लगा लिया। दोनों नेताओं की आंखें नम थी। यह मिलन सिर्फ दो नेताओं या दो देशों का मिलन नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन था। एक ऐसे संबंधों की गाथा एक बार की फिर से दोहराई जा रही थी, जिसे दोनों सभ्यताओं ने सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई थी। ये ऐसे संबंधों का मिलन था जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनी भावनाओं से सींचा था। भारत और वियतनाम के संबंध प्राचीन चाम यानी चंपा सभ्यता के समय से चले आ रहे हैं, जब उड़ीसा के लोग वियतनाम गए थे तथा वहां उन्हें रहने योग्य घर मिला था। संस्कृतियों, रीति रिवाजों, भाषा और आस्थाओं का आपस में विलय हुआ था। वियतनाम के महान नेता हो ची मिन्ह ने कहा कि जब सदियों पहले भारत के लोग वियतनाम पहुंचे थे तो अपने साथ बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेश को लेकर आए थे। नेहरू ने कहा कि हो ची मिन्ह एक महान क्रांतिकारी हैं और इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को ठोस मजबूती दे दी। भारत और वियतनाम दोनों ही देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हो ची मिन्ह ने वियतनाम में हथियारों से लड़ाई लड़ी, तो भारत में बापू ने अहिंसा को ही अपना हथियार बना लिया। आजादी की लड़ाई के दौर में और उसके बाद भी हमारी विदेश नीति का एक मजबूत आधार रहा था दुनिया भर में उपनिवेशवाद का विरोध। और भारत ने इस नीति से उन सभी देशों के साथ जो उपनिवेशवाद के शिकार थे एक अटूट रिश्ता कायम किया। शुरुआती दौर में वियतनाम के साथ हमारे रिश्ते में कहीं न कहीं वही आधार अंकुरित हो रहे थे और उस रिश्ते की आधारशिला को और मजबूत बनाने 1958 में हो ची मिन्ह भारत पहुंचे। भारत के लोगों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। उस दौर में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ, हमार नाम तुम्हार नाम वियतनाम वियतनाम, यानी मेरा नाम तेरा नाम वियतनाम वियतनाम। यह नारा दोनों देशों के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ रिश्ते की एक बानगी भर था। कालांतर में सही मायनों में उस रिश्ते में कई अध्याय जुड़ने बाकी थे। पश्चिम बंगाल में
कलकत्ता में एक मुख्य सड़क का नाम हो ची मिन्ह सड़क रख दिया गया। इसी बीच 1959 में भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वियतनाम पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वियतनाम में शानदार स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच रिश्ते परवान चढ़ते रहे, लेकिन वियतनाम एक बार फिर मुसीबत में था। फ्रांस से जीत के बाद वियतनाम दो भागों में बढ़ चुका था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, तो दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार। 70 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी वियतनाम में युद्ध के हालात बनने लगे थे। अब तक उस युद्ध को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे अमेरिका अंततः खुलकर सामने आ गया, और इसी के साथ उत्तरी वियतनाम की सेनाएं भी एक बार फिर से खम ठोक कर मैदान में उतर पड़ी। फ्रांस को नाको चने चबाने पर मजबूर करने वाली सेनाएं अब अमेरिका के सामने डटी हुई थी, लेकिन हर तरफ से आलोचना का शिकार होने के बावजूद अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा दिया। वियतनाम और लाओस पर इतने बम बरसाए कि लोगों की रूह कांप जाए, लेकिन वियतनाम के लोगों ने हार नहीं मानी। युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, इसमें 58,000 अमेरिकी शामिल थे। वहीं मरने वालों में आधे से ज्यादा वियतनामी नागरिक थे। 1969 में युद्ध चरम पर था। अमेरिका ने 5 लाख सेना युद्ध में झोंक दी। अंततः 1975 में कम्युनिस्ट फोर्सेज ने वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगोन पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ युद्ध खत्म हो गया। देख सकते हैं ये कूची सुरंगों का नक्शा है। साफ तौर से ये जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैला हुआ संजाल है, लगभग 250 किलोमीटर का। 250 किलोमीटर का ये नेटवर्क है, ये 6 गांवों को जोड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर चाहे जितनी बमबारी करते रहे अमेरिकी सैनिक और वहां की सेनाएं, लेकिन वो नीचे इन बंकरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। ये आइडिया कहीं ना कहीं इनको मिला है शिवाजी महाराज से, छत्रपति शिवाजी से। ये यहाँ के शासक भी, यहाँ के लड़ाके भी कह चुके हैं, यहाँ के जनरल भी कह चुके हैं। यहाँ आप देखिए गोला बारूद का एक बाकायदा कमरा बना हुआ है। गोला बारूद के कमरे से अलग सट के यहाँ पर एक कमरा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे अन्य तैयारियों वाले कमरे हैं। पीछे अस्पताल है, जो घायल लोग हों उनके इलाज के लिए। इससे पीछे किचन है, और अब इसके बगल में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए या रणनीति बनाने के लिए अलग कमरे हैं। ये इन कमरों से सीधे सुरंगें आती हैं नीचे की तरफ, और इनमें बाकायदा रोशनी की और हवा की पूरी व्यवस्था है। नीचे से ये एक पाइप पहुंचती है जो यहाँ इन सारी टनल्स को
यहाँ पर पानी की सप्लाई करती है। इनमें ये अंदरूनी तरीके से प्रकाश की भी व्यवस्था करते थे। ये पूरा का पूरा नक्शा है, ये 6 गांवों को जोड़ता है। और ये अगर किसी तरह से इन सुरंगों का भेद भी कोई जान जाए तो अंदर अंदर रास्ता आता है जो सीधे कहीं न कहीं ऐसे रास्ते में जलमार्ग में पहुंचता है जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है। सफलता का राज ये रहा, इसके बारे में किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कोई जान सकता था, लेकिन जब तक यहाँ के लोग इसको न इसमें शामिल होते, यहाँ के लोगों के ज्ञान के आधार पर बना हुआ था, शुद्ध छापामार तरीके से बना हुआ था, तो इसका भेद करना अमेरिकी सेना के लिए हमेशा टेढ़ी खीर साबित रही। और इसको नहीं भेज सके, ये 6 गांवों के संजाल में ही उलझ गए। पूरे वियतनाम की बात छोड़िए और यहाँ पर उनको शिकस्त खानी पड़ी। दुनिया की महाशक्ति यहाँ पर हारी। आज साइगोन शहर कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह शहर के नाम से जाना जाता है। इस कठिन घड़ी में भारत ने वियतनाम को अपना पूरा समर्थन दिया। 1966 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका की बमबारी को तुरंत रोके जाने का आह्वान किया। भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर अमेरिका की नीति की आलोचना की, वियतनाम को सपोर्ट किया। 1972 में भारतीय संसद में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने वियतनाम की पूर्ण आजादी की तुलना बांग्लादेश की आजादी से की। और उसी साल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध राजदूत के स्तर तक पहुंचे। वियतनाम युद्ध के बाद भारत ने वियतनाम द्वारा कंबोडिया पर रखे गए रुख का भी समर्थन किया। वियतनाम ने कंबोडिया से पोल पोट के नेतृत्व वाले खमेर रूज के नृशंस शासन को खत्म किया था। वियतनाम के इस रुख का अब तक वियतनाम का साथ दे रहे चीन ने भी विरोध किया और वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। 1979 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर थे। वाजपेयी जी ने वियतनाम के समर्थन में चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया। ना बोलते थे, ना देखते, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। वियतनाम की सेना और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत हमारे चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम, संयुक्त अभ्यास और डिफेंस इक्विपमेंट में सहयोग का और विस्तार होगा। हम जल्द ही $100 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑपरेशनलाइज करेंगे, जिससे वियतनाम भारत के नए नेवल वेसल्स प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री की संयुक्त प्रेस वार्ता में दिया गया यह बयान दोनों देशों के मजबूत रिश्ते की कहानी कहता है और यह रिश्ता दशकों पहले शुरू की गई पहल का नतीजा था। दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ था 1991 में। तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई थी। अब तक हमारी विदेश नीति रूस और अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने और कूटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने की तरफ ज्यादा केंद्रित थी, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के साथ लगभग अप्रासंगिक हो रहे कूटनिरपेक्ष आंदोलन की इतर भी देखना जरूरी था। और फिर हमने अपने पूर्व के आसियान के देशों म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ संबंधों को एक नया आयाम देना शुरू किया। इस कड़ी में वियतनाम का नाम सबसे आगे था। वियतनाम से हमारे संबंध राजनीतिक और आर्थिक पायदानों से आगे बढ़ते हुए सामरिक संबंधों की ओर बढ़ चले थे। इसी कड़ी में दोनों देशों ने
1994 में रक्षा सहयोग के पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2000 में पहले औपचारिक रक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करते ही रक्षा क्षेत्र में सहयोग का काम शुरू हो गया। इस प्रोटोकॉल में सैन्य हेलीकॉप्टर की बिक्री, वियतनाम के MiG-21 के पुर्जों की मरम्मत के लिए औजारों की बिक्री और वियतनाम के सैन्य कर्मियों और पायलटों की ट्रेनिंग के प्रावधान शामिल थे। इसके बाद से सामरिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अक्टूबर 2011 में जब वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रोंग तान सांग भारत की यात्रा पे आए तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा, वाणिज्य, दूरसंचार और विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इन सब में प्रमुख था तेल खोजने के मामले में किया गया महत्वपूर्ण समझौता। भारत की ONGC कंपनी की विदेश इकाई ने वियतनाम की सरकारी तेल कंपनी पेट्रो वियतनाम के साथ 3 साल की एक संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिणी चीन सागर में तेल की खोज पर कथित तौर से चीन को आपत्ति रही है। उसका कहना है कि दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र पर उसका दावा है और वियतनाम किसी दूसरे देश के साथ इस तरह का समझौता नहीं कर सकता। चीन के इस विरोध का प्रभाव न तो भारत पर और न ही वियतनाम पर पड़ा है। दोनों देशों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। वियतनाम का कहना है कि वह इस समुद्री क्षेत्र में आर्थिक हितों से संबंधित 1982 की संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप ही अपना दावा जताता है। भारत ने चीन के इस रवैये पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की और वियतनाम के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वियतनाम ने भारत को अपने एक बंदरगाह नहा ट्रांग के इस्तेमाल की इजाजत भी दी है। दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ रहा है, जिसका एक कारण दोनों देशों का चीन के साथ कटु अनुभव भी है। भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते संबंध से चीन की परेशानी बढ़ गई है। वह इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी नहीं चाहता है। इसका कारण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। चीन ने कुछ समय पहले वियतनाम गए भारतीय पोत INS ऐरावत को रोकने की भी कोशिश की थी। पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ चीन का सीमा संबंधी विवाद चल रहा है। कई द्वीपों पर अधिकार को लेकर वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस और जापान आदि कई देशों का चीन के साथ विवाद चल रहा है। वियतनाम के साथ तो यह विवाद कुछ ज्यादा गहरा होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले वियतनाम की राजधानी में चीन के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। इस स्थिति में भारत के पास मौका है कि वह वियतनाम के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाकर इस क्षेत्र से चीन का वर्चस्व समाप्त करने की कोशिश करे। न सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक संबंधों को भी हमने एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। पूर्व की ओर देखो नीति के तहत भारत ने आसियान के साथ संबंधों को मजबूती देना शुरू किया था। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। भारत और 10 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान के बीच 6 वर्षों की वार्ताओं के बाद मुक्त व्यापार संबंधी समझौता हो गया है। इस समझौते के बाद 2015 तक आसियान देशों के साथ सालाना व्यापार करीब $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हाल के वर्षों में दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व ने आपसी विश्वास को और प्रगाढ़ करने के लिए एक दूसरे के देशों के दौरे किए हैं। 2003 में वियतनाम से कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नोंग डक मान भारत के दौरे पर पहुंचे। 2007 में प्रधानमंत्री ग्वेन तांग डंग भारत आए। 2009 में उपराष्ट्रपति ग्वेन थी डोन, तो 2010 में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ग्वेन फू ट्रांग, 2011 में राष्ट्रपति ट्रांग टान संग, 2013 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ग्वेन फू ट्रांग और 2012 में इंडिया आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री ग्वेन तान डंग भारत पहुंचे। भारत की ओर से 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 2007 में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, 2010 में आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2011 में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जनवरी 2013 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वियतनाम दौरे पर पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा है वियतनाम के प्रधानमंत्री का हाल ही में भारत दौरा। ग्वेन तांग डंग भारत पहुंचे तो सबसे पहले बोध गया गए। वहां शांति के मसीहा भगवान बुद्ध के सामने शीश झुकाया। इसके बाद पहुंचे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को और गहरा बनाने की कोशिशों के तहत रक्षा सहित तमाम द्विपक्षीय मसलों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों मुल्कों के बीच न सिर्फ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, बल्कि भविष्य में साझेदारी के लिए रणनीति भी तैयार की गई। 2 समझौते तो खास तौर से तेल अन्वेषण को लेकर हुए, जिसके तहत भारत वियतनाम में 2 नए तेल ब्लॉकों में अन्वेषण करेगा, तो एक अन्य तेल ब्लॉक का ठेका 2 साल के लिए विस्तारित किया गया है। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के सामुद्रिक क्षेत्र में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर बल दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारे समान हित है। हम दोनों यह विश्वास करते हैं कि सामुद्रिक व्यापार और परिवहन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और हर विवाद शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सुलझाने चाहिए। दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें मी सो में प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और नालंदा विश्वविद्यालय में वियतनाम की भागीदारी के संबंध में समझौता है। एक समझौता ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और वियतनाम के बीच भी हुआ है। भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए उसे रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के फैसले को जल्द लागू करने का ऐलान किया है, तो अन्य क्षेत्रों में $300 मिलियन की मदद भारत वियतनाम को देगा। भारत और वियतनाम ने ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट जैसे मंचों पर मिलकर काम करने का भी फैसला किया है। तो वियतनाम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए, इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वियतनाम द्वारा भारतीय कंपनियों को आधारभूत संरचना से जुड़े प्रोजेक्ट में काम की अनुमति, बैंकिंग लाइसेंस और दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत को संबंधों में आई नई गति का प्रतीक माना जा रहा है। ऐसे में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा, उनका देश सामरिक साझेदारी बढ़ाने के मकसद से भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, जो अब तक सीमित रहे हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को जिस तरह से भारत में लिया गया है, वह इस रिश्ते की गर्माहट को दर्शाता है।
दोनों ही देश एक बार फिर से खड़े हैं उन लक्षणों के खिलाफ लड़ने के लिए जिसके बीज कहीं न कहीं उपनिवेशवाद के दौर में दिखते थे। भारत और वियतनाम के बीच रिश्तों की जिस कहानी की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस कहानी को आगे बढ़ाने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम जा रहे हैं। साथ ले जाएंगे भारतीय संस्कृति की उस महक को जो हिमालय से निकलकर गंगा की धारा के साथ जनमानस में घुली मिली है। इस उम्मीद के साथ कि भारतीय संस्कृति की गंगा वियतनाम में बह रही मेकोंग की धारा के साथ मिलकर ऐसा संगम बनाएगी जिस पर हम हमेशा फक्र कर सकें, गर्व कर सकें। Mother